क्रॉस ए। ठीक है, नाउ अब इसको सोल्व करना अपने को आता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बेकअप रूल है ना, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। बेकअप रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेल डॉट ए, डेल डॉट ए, और यहाँ पे डेल हो जाएगा माइनस और डेल डॉट डेल है। ठीक है, डेल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज डेल, डेल है, डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर, दिस इज बिकम लाप्लाशियन, वेक्टर लाप्लाशियन ऑपरेटर। ठीक है, और ये क्या चल रहा है यहाँ पे, डेल क्रॉस वी चल रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ तक हमने इसको ड्राइव कर लिया। समझ में आ रहा है ना ये कैसे किया? Yes, sir. या अब डेल क्रॉस बी अपन मैक्सवेल इक्वेशन जानते हैं कि डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है, जल्दी बताओ। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू अपन ड्राइव भी किया था, सिग्मा प्लस J plus. जे ओमेगा एप्सिलॉन, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ ना, जे ओमेगा एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है ना, लास्ट टाइम में ड्राइव किया था। Yes, sir. या तो अब क्या करेंगे, देखो ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है, बस इसमें b बराबर कॉन्स्टिट्यूट रिलेशनशिप का अंतर आ रहा है, b बराबर म्यू एच, तो पुट कर देंगे अपन b बराबर म्यू एच। ठीक है, तो यहाँ पे b बराबर म्यू एच पुट करने पे तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस म्यू एच। ओके, डेल क्रॉस म्यू एच इज इक्वल टू डेल 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 डॉट ए माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ए। क्लियर है? नाउ अब देखो यहाँ पे म्यू जो है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन जो मीडियम ले रहे हैं वो होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, ये कर्ल से भी बाहर निकल जाएगा। नाउ कितना सा रह जाएगा, दिस बिकम इतना, और ये टर्म जो चल रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ बार बार। अब देखो पुट करने पे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, म्यू, और ये कितना होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, जे ओमेगा एप्सिलॉन इनटू ई इज इक्वल टू दिस टर्म जो चल रही है अभी, है ना, ऊपर एज इट इज मैंने उतारी नहीं है। नाउ अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ चुका है अपने पास। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको राइट साइड में लिख रहा हूँ ना, तो डेल डॉट, एक मिनट, डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, जे ओमेगा एप्सिलॉन इनटू ई। एक इक्वेशन तो ये है। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई है यहाँ पे आपके, और दूसरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, अभी यहाँ पे अपने जो टर्म लिए है वो कौन सी टर्म यूज की है, जे ओमेगा टर्म, और जे ओमेगा टर्म की जगह अगर अपन यहाँ पे फेजर फॉर्म यूज किया, अब जब अपन फेजर फॉर्म यूज नहीं करते हैं तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म पूरी रिप्लेस किससे कर सकते हैं अपन, एक तो जे प्लस जे डी से, यस और नो, Yes, sir. या तो जे प्लस जे डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक तो सिग्मा ए के बराबर और प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाय dt के बराबर, यस और नो। Yes, sir. तो ये अपन वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये अभी फेजर फॉर्म में है पर अपन को फेजर फॉर्म में नहीं लिखना है, तो अपन इसको टाइम के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो टाइम के टर्म में कैसे लिखेंगे, डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू एज इट इज चल रहा है, और इस पूरी टर्म की जगह अपन ये टर्म यूज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। यहां तक क्लियर हो गया, बोलो। Yes, sir. या अब म्यू का भी मल्टीप्लीकेशन कर दो अंदर। ठीक है, एक मिनट, म्यू का भी मल्टीप्लीकेशन कर देते अपन, तो क्या होता है, म्यू का मल्टीप्लीकेशन कर दो अंदर तो क्या बनेगा, ये टर्म डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू
सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर किसके बराबर होता था, अपनों ने अभी लास्ट टाइम ड्राइव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी माइनस ऑफ डेल ए बाई डेल टी। याद है कि नहीं है, बोलो, लास्ट टाइम Yes, ड्राइव sir. किया था ना अपनों ने। तो ये अपनों को यहाँ पे यूज करना है, तो ये इक्वेशन को अपन डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपन इसको पुट करते हैं, तो पुट करने पे क्या पता चलता है, दिस इज डेल डेल डॉट ए और माइनस डेल स्क्वायर ए। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि जो पूरी इक्वेशन है ना, जो ये इक्वेशन बनेगी ना, ये इक्वेशन वेव इक्वेशन के टर्म में भी बोल सकते हो आप इसको, वेव इक्वेशन भी बोलेंगे अपन। और ये जो पूरी इक्वेशन आएगी वो केवल पोटेंशियल के टर्म में आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है और ये स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अपन चाहते हैं कि जो इक्वेशन है ना वो इक्वेशन किस टर्म में आ जाए, ओनली पोटेंशियल के टर्म में। तो अपन बस इसीलिए इस इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं। तो म्यू सिग्मा आप पुट करो यहाँ पे माइनस डेल वी माइनस डेल ई बाई डेल टी। यस और नो? Yes, sir. या उसके बाद क्या बचा हुआ है, दिस टर्म, तो यहाँ पे प्लस साइन लगाया, उसके बाद म्यू एप्सिलॉन डेल बाय डी टी, और अगेन यू हैव टू पुट Minus del. यस माइनस del डेल upon वी dt. माइनस डी ए बाई डी टी। समझ में आ रहा है ना आप सबको? डी टी, Yes. यस, ओके। एक्चुअली थोड़ी इक्वेशन लंबी बनती है, लेकिन ये आपको अगर आता है तो आप इस पोटेंशियल इक्वेशन को, वेव इक्वेशन को सोल्व करके इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सारी फील्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। यस, अब क्या बचा, डेल डॉट ए, दिस इज डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो आप, म्यू सिग्मा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, म्यू सिग्मा डेल वी, दिस इज डेल वी माइनस सिग्मा है ना, दिस इज योर सिग्मा, डेल वी माइनस म्यू सिग्मा, अगेन म्यू सिग्मा डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। और उसके बाद जो टर्म है, उसके बाद अगेन आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएशन जो टर्म है ये अंदर चली जाएगी, तो क्या बनेगा, माइनस, ये साइन में हटा रहा हूँ डायरेक्टली, है ना, ये साइन हटा के डायरेक्ट नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ, तो माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन, माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन डेल डीवी बाई डी टी लगा सकता हूँ, डेल Yes, वी sir. बाय डेल टी। या ओके, अब लास्ट वाली क्या है, अगेन माइनस आएगा पिक्चर में और म्यू एप्सिलॉन का फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर ए बाय डी टी स्क्वायर। क्लियर है ना, डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अंदर डबल डेरिवेटिव हो गया, Yes, sir. दिस इज ये सिंगल और ये भी सिंगल है, तो दोनों को मिलके क्या हो जाएंगे, डबल डेरिवेटिव हो जाएंगे, तो डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, तो दिस इज द, एक्चुअली इट इज वेरी बिग इक्वेशन, बट व्हेन यू सिंप्लीफाई इट बिकम वेरी इजी टू सोल्व। नाउ अब क्या बचा रह गया, इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कंपैरिजन में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये वाली टर्म देखो आप, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दिख रहा है ना, देखो इन दोनों को कंपैरिजन करो, यहाँ पे भी डेल है और इस कोष्टक के बाहर भी डेल है, तो ये भी ग्रेडियंट है एक्चुअली, क्योंकि डाइवर्जेंस जो आता है किसी भी फील्ड का वो स्केलर क्वांटिटी आता है। यस और नो, बोलो। Yes, sir. that's why we can compare this equation, this is divergence is scalar quantity, again del operator is out of the box, out of the bracket, so it become again gradient which is a vector quantity. Now again here देखो del is equal to dv by dt again scalar quantity, और इसका gradient लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये vector quantity, so that we can compare both the things actually।
तो dv बाई dt और डेल डॉट ए, तो इसको कंपेयर करने पे क्या पता चला कि डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन dv बाई dt। समझ में आ गया? Yes, sir. यस, तो ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट्स आपको ड्राइव मैंने करवा दिया है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो बाय यूजिंग, अब इसको अगर फेजर फॉर्म में लिख सकते हो तो अपन किसे लिखेंगे, माइनस जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन इनटू वी। समझ में आ गया? Yes, sir. तो आप Sir, इसको जो बाकी की जो टर्म्स है उसका, हाँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है? अब जैसे ये टर्म तो यहाँ पे अपन ये लेकर आ चुके हैं, बाकी अगर आप इसको फर्दर रिड्यूस करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, केवल डेल स्क्वायर माइनस को उधर भेज रहा हूं मैं, तो डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू हाउ मच, कितना रह जाएगा, ये क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी रह जाएगी। क्लियर है? बोलो। yes, sir. ठीक, तो ये क्वांटिटी ही आपको यहाँ पे लिखना है, मैं एक्चुअली लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। ओके ओके, नाउ सर वो प्लस में हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा जो राइट हाँ हैंड ये साइड प्लस हो में। जाएगी, टर्म्स प्लस हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगी, ठीक है? आप इसमें भी देख सकते हो, तो सेम डेरिवेशन इसमें भी हुआ है, तो दिस इज अगेन इन्होंने भी कंपैरिजन किया है, तो कंपैरिजन करने पे डेल डॉट इक्वल टू म्यू है डेल वी बाई डेल टी ही आता है। ओके, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की जब बात करते हैं स्टैटिक फील्ड के लिए, तो ये क्या हो जाता है, डेल डॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने बताया भी था आपको कि ये टर्म जीरो वेनिश हो जाती है। ऐसे अपन भी देख सकते हैं कि अगर फील्ड में अगर टाइम वेरिंग नहीं है, फील्ड अगर टाइम वेरिंग नहीं है तो dv by dt भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि v is not function of time, that's why it becomes zero for magnetostatic field। क्लियर है ना आपको? अब यहाँ पे जब Yes, sir. टाइम वेरिंग फील्ड की बात करते हैं, यानी कि EM वेव की बात करते हैं, तो EM वेव के लिए डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल वी बाय डेल टी हो जाता है। क्लियर है ना आपको? ये आपको रिजल्ट याद रखना। ओके, तो फर्दर आप इसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, जो टर्म्स आपके पास रह रही है उसको अलग से लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ये रिमेंबर करना है, ठीक है? उसके बाद ये कंक्लूजन है, तो ये कंक्लूजन भी आप इससे ड्राइव कर सकते हो, तो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर वी बाय टी स्क्वायर माइनस रो वी बाय ए। ओके, तो ये कंक्लूजन आल्सो यू कैन राइट। ओके, और ये तो मैंने बता ही दिया था आपको कि V बराबर क्या होता है, माइनस रो वी डी एक्स वोल्टेज। ये वोल्टेज किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और ये किसमें हो जाएगा आपका, मैग्नेटोस्टैटिक में। यहाँ पे ब्रैकेट का जो मतलब है ना, वो ब्रैकेट का जो मतलब मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है? ये ब्रैकेट यहाँ पे पिक्चर में क्यों आया, इसका मतलब मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है? एक्चुअली कुछ नहीं रहता है कि जैसे आप फील्ड को लेते हो ना, मैं बता ही देता हूँ एक्चुअली। जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा हुआ है आइडियल, ओके, आइडियल एलिमेंट रखा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड किसको इंड्यूस कर सकती है, आपका वेक्टर पोटेंशियल को, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए को। तो ए को फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक गैप लेते हैं, मतलब इस पॉइंट पे अपन फाइंड आउट करते हैं ना पोटेंशियल, इस पॉइंट पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड पे, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, क्योंकि अपनों को फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली क्या, एच फील्ड फाइंड आउट करना है। और चूंकि आई जो करंट है वो अगर टाइम वेरिंग है तो यहाँ पे ई फील्ड भी होगी। तो वंस अपन फाइंड आउट कर लेंगे ए को, तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, एच को। एच को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैंने बताया था बी इज इक्वल टू कितना होता है, डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए। यस, तो डेल क्रॉस ए, अगर ए अपनों को पता चल गया तो बी पता चल जाएगा। बी बराबर क्या होता है, म्यू एच, ठीक है? तो म्यू एच, तो बी अगर आपको पता चल गया तो एच पता चल जाएगा। और लास्ट वन अपन जानते हैं कि अगर मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जेडी विच इज के आउट ऑफ कैसे आता है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो वंस एच फाइंड आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी, दैट्स व्हाई। तो A इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। समझ में आ गया ना कि A इंपॉर्टेंट क्यों है, टू फाइंड आउट ऑल द फील्ड कंपोनेंट in electromagnetic waves, so that's why we are using it,
कि अपनों ने ये इक्वेशन क्यों ड्राइव की है। तो इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंट ये है कि आप इजीली सारी फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से देखो टाइम जो टी अपन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइडियल जो अपन करंट ले रहे हैं वो कौन सा टाइम वेरिंग है। सो यहाँ पे टी अगर एज्यूम करते हैं तो इस वाले पे भी कुछ टाइम तो लगेगा उस फील्ड को पहुंचने में, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। मान लेते हैं टी नॉट टाइम लगता है इसको यहाँ तक पहुंचने में, तो टी डैश यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ का टाइम टी है, यहाँ का टाइम टी डैश है, तो टी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, टी नॉट इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वांटिटी को आप जब लिखते हो ना तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है टी डैश बराबर टी इक्वल टू आर बाई यू। अब यहाँ पे आर बाई यू क्या है, देखो आर क्या है, डिस्टेंस होती है, ठीक है, आर इक्वल टू डिस्टेंस, अपन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। अब मैंने एक बात बताइए कि अगर आपको किसी की वेलोसिटी निकालनी है तो कुछ नहीं करना, उसका डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं अपॉन टाइम ले लेते हैं टी नॉट, तो क्या कैलकुलेट हो जाती है, वेलोसिटी। यस और नो, बोलो। यस सर। दैट्स यही थिंग उन्होंने यहाँ पे यूज की है। तो यहाँ पे टी नोट की जगह कितना हो जाएगा, अब टी 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 की वैल्यू यहाँ पे निकालो, देखो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी डैश माइनस आर बाई टी नोट या आर बाई यू, एक्चुअली यू वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, समझ में आया ये कैसे लिखा, बोलो। यस सर। टी नोट को मैंने यहाँ पे लिख दिया और टी नोट की जगह यहाँ पे टी नोट को यहाँ पे करके यू को बटे में डाल के फिर टी नोट की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो वही क्वांटिटी यहाँ पे पिक्चर में आ जाती। तो आपको फिर जब इससे रिप्लेस करते हो ना, जब मैग्नेट, एक मिनट है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आप यहाँ पे लिखते हो, तो जब लिखते हो ना तो ये क्वांटिटी यूज करते, तो इसको ब्रैकेट में यूज करते। तो इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज अ डिले एक्चुअली। तो डिले कितना हो गया, टी डैश माइनस आर बाई यू। ओके, डिले क्यों होता है, कोई बताएगा, आप लोगों ने सब में पढ़ा है डिले, फील्ड को पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटेड डिले। यस और नो, यस सर। या दैट्स ऑल। तो यहाँ पे अपन जो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ना, तो जे जो रहता है वो फंक्शन रहता है किसका, टाइम का। जे इज नथिंग बट द करंट डेंसिटी, तो जे जो फंक्शन रहता है वो किसका रहता है, टाइम का। ठीक है, तो ये टाइम का फंक्शन रहता है। अब ये जो जेटी है, इस जेटी को अपन यहाँ पे पुट करते हैं इससे, तो जे को कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, टी डैश माइनस आर बाई यू। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर इतनी बड़ी चीज ना लिख के वो केवल कोष्टक में इसको कैसे लिख देते हैं, जे लिख देते हैं। अरे समझ में आ गया इसका मतलब, ये यस क्वांटिटी का सर। मतलब। सिमिलरली रोवी भी टाइम का एक्चुअली टाइम का फंक्शन होगा, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग डायरेक्टली रोवी की जगह यहाँ पे रोवी को कोष्टक में डाल दिया, क्योंकि रोवी भी फंक्शन होगा किसका, टाइम का होगा। यस, दैट्स व्हाई। तो टी बराबर अगेन वी कैन पुट हियर लाइक दिस, तो इतना बड़ा ना लिख के हुए अपन इसको छोटा सा कोष्टक में लिख देते हैं रोवी। तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि यहाँ इसका मतलब ये होता है, अपन एक्चुअली फार फील्ड का रीजन कैलकुलेट कर रहे हैं कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अपनों ने कैलकुलेट की है। समझ में आ रहा है क्या है इसका यस सर। मतलब, सिग्निफिकेंट है बी और ए का। बाकी आपको इंटीग्रल तो पता ही है कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, या लाइन इंटीग्रल भी यूज कर सकते हो, सरफेस भी यूज कर सकते हो, वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम यूज किया और यहाँ पे करंट डेंसिटी के लिए करंट डेंसिटी यूज किया, यहाँ पे आइडियल भी यूज कर सकते हो और केडीएस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या कैसे पिक्चर, और ये आर कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, दो पोजीशन वेक्टर का। यस, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको अगेन, क्योंकि ये वेक्टर कैलकुलस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, है ना। अब ये जो वेलोसिटी होती है ये अपन ड्राइव करेंगे फर्दर, आगे मैक्सवेल इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो u बराबर होता है 1/√μ/ε। ठीक है, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है ना लाइट की वेलोसिटी। यस सर। जो वेव प्रोपोगेट करती है ना, जो वेव इक्वेशन, एक्चुअली अपनों ने जो यहाँ पे जो इक्वेशन ड्राइव किया ना, ये वेव इक्वेशन ही है। जब इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना अपन दिस इक्वेशन को, डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस मच, जो भी टर्म्स इसमें आ रही है, तो वो वेव इक्वेशन कहलाती है। इसको हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हैं। आगे अपन इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए ये चीज ड्राइव करेंगे, फिर वहां से अपन कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट
अटेन्यूएशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं, इस चीज को यहीं पे एंड करते हैं। नाउ अब अपन थोड़ा सा टाइम हार्मोनिक फील्ड पढ़ लेते हैं। देखो मैंने फील्ड के बारे में कल आपको डिस्कस कर ही दिया था कि जो जितनी भी फील्ड होती है वो सारी की सारी साइनसोइडल और कोसाइन में ही रहती है ना। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी ना वो फंक्शन रहेगी, या प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो आप, प्रोपोर्शनल रहेगी साइनोसाइड के टर्म में ना, साइन के फंक्शन, और यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा, या तो ओमेगा टी भी बोल सकते हो माइनस बीटा जेड, ऐसा कुछ कह सकते हो। तो दिस इज द प्रोपोर्शनल। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एज वेल एज ये साइनोसोइडल हो सकती है और कोसाइन के टर्म में भी हो सकती है। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड है एच, उसको भी आप इसी साइनोसोइडल और कोसाइन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एच, और दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हार्मोनिक फील्ड। कल भी मैंने बताया था हार्मोनिक का मतलब क्या होता है। ओके, तो हार्मोनिक फील्ड को अपन कॉम्प्लेक्स टर्म में यूज कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि अपन जानते हैं कि जो यूलर आइडेंटिटीज होती है, ई की पावर जे ओमेगा टी, बताओ क्या होता है ई की पावर जे ओमेगा टी? कौन बताएगा? यूलर आइडेंटिटी हाउ मच किसके बराबर होती है? कोस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। होता है कि नहीं होता है? यस और नो? Yes, sir. या और इसको फाई के टर्म में भी याद कर रखा होगा आपने मैथमेटिक्स में, तो ऐसा हो सकता है कोस फाई प्लस जे साइन फाई। यस और नो? साइन फाई। तो दिस इज Yes, sir. द यूलर आइडेंटिटीज। अब एक्चुअली क्या करते हैं अपन, जो वेव इक्वेशन जब अपन पढ़ते हैं ना तो उसका रियल पार्ट कंसीडर करते हैं। एक्चुअली दिस इज द रियल पार्ट और दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, Imaginary. तो जितने भी अपनों ने यूज किया ना यहाँ पे वेव इक्वेशन, अपन उसका सबका रियल पार्ट एज्यूम करेंगे। दिस इज द रियल पार्ट, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ओनली कोसाइन। यहाँ पे साइनोसाइडल तब आता है जब यहाँ पे फेज डिफरेंस पिक्चर में आता है, यानी कि पाई बाय 2 अगर फेज डिफरेंस है तो साइन टर्म्स आ जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे अगर फेज डिफरेंस 0 है इसका मतलब हमेशा कोस टर्म ही रहेगी, यानी कि रियल पार्ट रहेगा। समझ में आ रहा है? वेव इक्वेशन को अपन पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, है ना। तो मेन चैप्टर की स्टार्टिंग वो होने वाली है। ओके, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आपने सबने पढ़ा हुआ है आई थिंक, है ना? पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? बोलो। Yes, sir. ओके ओके, तो आपने सबने ये अंडरस्टैंडेबल है कि आपने ये पढ़ा हुआ है। तो अपनों को पता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तीन प्रकार की चीजें होती है, तो मैं बता देता हूँ एक बार और, आपका बेसिक है एक्चुअली। तो देखो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म। यस, दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में याद रखना है। नाउ दूसरी टर्म क्या होती है इसी की? एक होती है मोड ऑफ आर, दिस इज नोन एज ए फेजर, फेजर फॉर्म ई की पावर जे फाई, वेयर आर मोड ऑफ आर इज हाउ मच? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फाई किसके बराबर होता है? दिस, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पता है कि नहीं पता है सबको? tan इनवर्स, बताओ, tan इनवर्स y बाई एक्स। Yes, sir. यस, तो दिस इज नोन एज ए फेजर। क्या बोलते हैं इसको? फेजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फेजर बोलते हैं, फेजर। ओके, फेजर्स। तो फेजर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जितना भी अपन यूज करेंगे ना तो फेजर फॉर्म भी यूज करेंगे। और टाइम डोमेन, और एक और होती है, दिस इज एक तो ये होती है फेजर फॉर्म, दूसरी इंस्टेंटेनियस फॉर्म कैसी रहती है? जिसमें टाइम भी पिक्चर में रहता है। तो ये फेजर फॉर्म में टाइम नहीं रहता, हमेशा ध्यान रखना। अगर मैंने कोई क्वांटिटी लिखी हुई है ई की पावर जे ओमेगा टी ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फॉर्म एक्चुअली, एक मिनट रुकना है ना, ये मैं ओमेगा टी की जगह केवल मुझे जेड लिखना चाहिए एक्चुअली, बीटा जेड। ओके, तो ये हो जाएगा आपका बीटा जेड, दिस इज योर बीटा जेड। तो ये कहलाती है फेजर फॉर्म। क्या कहलाती है? फेजर फॉर्म। ठीक है, और अगर आप चाहते हो इसका मतलब Sir, अगर टाइम, फेजर या इंस्टेंटेनियस? क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा है? ये वाली सर फेजर है? हाँ, ये फेजर फॉर्म कहलाती है। ई की पावर जे बीटा है, इसका मतलब फेजर फॉर्म। ये एक्चुअली वेव को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैंने इसका रियल पार्ट ले लिया ना
केवल रियल पार्ट। तो इसको थोड़ा सोल्व करके देखो, बताओ क्या आएगा, रियल पार्ट को सोल्व करो तो क्या आएगा, cos बीटा जेड, यस और नो, यस सर। आएगा कि नहीं आएगा। तो दिस इज, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक कोसाइन वेव, इस प्रकार की कोसाइन वेव, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेव। तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, ओनली फेजर। जब मैं पिक्चर में यहाँ पे ओमेगा टी भी लेकर आता हूँ, ओमेगा टी, तब यहाँ पे पिक्चर ये फेजर हट के इंस्टेंटेनियस फॉर्म बन जाती है। क्या कहलाते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस फॉर्म, इंस्टेंटेनियस फॉर्म बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। जब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, ठीक है। ये माइनस एक्चुअली प्लस नहीं है, मैं फॉरवर्ड वेव को कंसीडर कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन। तो ये सारी टर्म्स में आगे और आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करो। अभी तो बस आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि हाँ मैंने ये जो बता दिया इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या नहीं बोलते हैं। तो अगर फेजर फॉर्म है, तो अगर आप इसको इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन होना जरूरी है, किसका, e की पावर j ओमेगा टी का। ओमेगा टी क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये अगर आपने फेजर फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे केवल e की पावर j बीटा टी और रियल पार्ट लिया तो ये क्या कहलाई, फेजर फॉर्म कहलाई, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे रियल पार्ट इसका लिया और इसको दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दिया, e की पावर j ओमेगा टी और j बीटा j, अब ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएगी। ऐड होते ही रियल पार्ट जैसे मैं कंसिडर करूंगा तो क्या बन जाएगा, कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस, सॉरी हाँ प्लस बीटा जेड, अगर यहाँ पे मैंने बैकवर्ड वेव यूज किया। समझ में आया। तो दिस इज यस सर। इंस्टेंटेनियस फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई, इंस्टेंटेनियस फॉर्म। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही टाइम से रिप्रेजेंट, टाइम का मतलब टाइम के डोमेन में रिप्रेजेंट करना हो। और फेजर का मतलब केवल आप यहाँ से ओमेगा टर्म हटा देते हो, जिसे अभी मैंने बताया था ना, कोष्टक का मतलब क्या होता है, जिसे जे बता रहा था उस टाइम पे, तो वहां पे अंडरस्टैंडेबल रहता है कि यहाँ पे टी डैश माइनस आर बाई यू रहता है, यस, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैं फेजर फॉर्म बोलता हूँ ना, तो इसका मतलब है ओमेगा टर्म, ओमेगा टी जो टर्म है ना वो एग्जिस्ट करती है, तो मैं डायरेक्टली इसको कोस ओमेगा टी, ये कुछ नहीं करता है, केवल और केवल अपना सिंप्लीफिकेशन है, कन्वीनियंट बोल सकते हो कि बार बार आपको ओमेगा टी लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ओनली फेजर फॉर्म। और इंस्टेंटेनियस फॉर्म की बात करें तो इंस्टेंटेनियस फॉर्म में आपको दोनों को मेंशन करना है, ओमेगा टी भी होगा और बीटा जेड भी होगा, ठीक है, समझ में आ गया दोनों को मतलब। तो ये यस सर। पूरा कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। तो दिस इज योर फेजर, दिस इज नोन एज अ फाई, इज अ फेजर, ठीक है। नाउ ये यूलर आइडेंटिटी, अगर यूलर आइडेंटिटी से तो आपको अगर किसी को डाउट हो तो आप इसको रिफर कर सकते हो, थ्रू पूरा पेज को रिफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी भी चाहिए आई थिंक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा ही होगा आई थिंक, है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यस सर, और ये पढ़ा है। बेसिक आइडेंटिटीज से एडिशन ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे किया जाता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का R1 R2 ले लो, R1 R2 क्या है, मैग्नीट्यूड ले लो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, उनके एंगल्स को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिमिलरली डिवाइड भी कर सकते सेम वे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप फेजर का डिवाइड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हो तो उनका जो फेजर होता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों का फेजर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये क्वांटिटीज जो मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रॉपर्टी आपको आगे बहुत काम आएगी, इसलिए अभी से या तो रट लो इनको या फिर इनको ड्राइव करना सीख लो। ड्राइव करना भी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए, क्वांटिटी कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आता है ना सबको, मैं मान सकता हूँ, बोलो। हाँ सर, मान सकते हो। या तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आता है, तो देखो ये है ना, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, फेजर ऐड हो जाता है, और डिवाइड में फेजर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये सब्ट्रैक्ट। है ना। और इसको ड्राइव भी कर सकते हो, बहुत इजी है। बाकी टर्म्स तो आप अब देखो, मैंने बताया था रियल पार्ट कैसे लेते हैं इसका, आर कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, अभी जस्ट मैंने लिखा भी था डायरेक्टली। तो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है क्या होता है, रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट और दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो अपन यहाँ पे जब यूलर आइडेंटिटीज लगाते हैं तो उसको पूरा एक्सपांड करते हैं, जैसे एक्सपांड करेंगे तो दो क्वांटिटी आएगी, कोस में आएगी, साइन में आएगी, और आर तो कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो बस यहाँ पे रियल पार्ट जैसे आर की पावर जे फाइव का लेंगे तो कोस
ये बन जाएगा। सिमिलरली अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, कौन बताएगा मुझे, बताओ कौन सी फॉर्म लिख रखी है, के फेजर फॉर्म है या इंस्टेंटेनियस फॉर्म है, नो सर, कौन सी फॉर्म है? इंस्टेंटेनियस। दैट्स ऑल। अब समझ में आ गया ना इंस्टेंटेनियस फॉर्म किसे कहते हैं और फेजर फॉर्म किसे कहते हैं। तो ये आपको याद रहे। यस सर। अगर यहाँ पे केवल 5 होता तो अपन बोल सकते थे कि हाँ ये फेजर फॉर्म है। अगर यहाँ पे ओमेगा टी, जब जब ओमेगा टी यहाँ से गायब रहेगा वो फेजर फॉर्म कहलाएगी। ये आपको याद रखना है, इतना सा है ना। चलो तो फर्दर आप इसको साइनोसॉइडल करंट ले सकते हो कि आई टी इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी प्लस थीटा होता है। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू द रियल पार्ट, ये इतना इतना आप लिख सकते हो। मैंने जो बताया वही चीज है और कुछ नहीं। अभी जो मैंने बताया उसका रिपीटेशन है, नथिंग मोर देन दैट। तो आप इसको भी रिफर कर सकते हो। अगर किसी को डाउट है तो फर्दर मुझसे आप पूछ सकते हो, है ना। ओके अब क्या रह गया है, अभी ये अपना मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल डिस्कस किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेव इक्वेशन के टर्म में आप जब लिखते हो ना, तो ये दिस इज नथिंग बट द वेव। क्या बोलते हैं इसको, वेव बोलते हैं। वेव इक्वेशन बोल सकते हो आप इसको। ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को रिफर कर सकते हो, ऑल्दो इट इज ओनली क्या बोल सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में क्या रहता है कि 4 डायमेंशनल क्वांटिटीज बोल सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल में तो क्या है एक्स वाई जेड, और थर्ड डायमेंशन और जो 4th डायमेंशन वो टाइम एक्चुअली। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइम का फंक्शन अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, दिस इज अ इंस्टेंटेनियस फॉर्म। अगर यहाँ से मैंने टाइम को फंक्शन को हटा दिया, इसका मतलब ये केवल ए एक्स वाई जेड तक ही सीमित रह जाएगा और इसको बोलेंगे अपन फेजर फॉर्म। क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। या अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं रिप्लेस करेंगे बाद में। ये क्वांटिटी आपको याद रखना है, दिस इज रिप्रेजेंट अ वेव। क्या रिप्रेजेंट करती है, वेव को रिप्रेजेंट करती है। तो दिस इज यहाँ पे दिख रहा है ना, ए बराबर रियल पार्ट ऑफ ए नोट ई की पावर जे। सर आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई। सॉरी। अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, a बराबर रियल पार्ट ऑफ a नॉट e की पावर माइनस जे बीटा एक्स ए वाई ए के वाई e की पावर जे ओमेगा टी। यस यस सर। या तो यहाँ पे जो क्वांटिटी जो लिखी हुई ना, ये रिप्रेजेंट करती कि वेव का जो वेव है ना, वो उसका फेस किस प्रकार से चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस क्वांटिटी। और e की पावर जे ओमेगा टी क्या है, इंस्टेंटेनियस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ए कैफ वाई का रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, किस डायरेक्शन में। और ए नोट उसका मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये रियल पार्ट जैसे ही आप कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, फटाफट बता दो कितना आ जाएगा रियल पार्ट में। ए नॉट क्या लिखूं आगे, सॉल्व करो ना इसको जल्दी से। दोनों को ऐड करो, e की पावर माइनस जे बीटा एक्स और e की पावर जे ओमेगा टी को दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, e की पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स और j को कॉमन निकाल लेना। फिर इसको यूलर आइडेंटिटी से थोड़ा सिंप्लीफाई करो। बताओ क्या लिखूं डायरेक्टली रियल पार्ट, किसी को नहीं पता? विजय सिंह आप बताइए। सर ठीक से नहीं पता सर ये। ओके ओके, देखो मैं बता देता हूँ एक बार, लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो क्वांटिटी मैंने लिखी है ना, यही मैं बता रहा था, यही पूछ रहा था मैं एक्चुअली। चलो मैं फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ ताकि आप भूलो नहीं। आई थिंक 1 मिनट रह गया है, अभी लेक्चर एंड हो जाए।